31 मार्च 2026 को ये दावा किया गया कि देश में सशस्त्र माओवाद लगभग समाप्त हो चुका है। ये दावा सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयों, मुठभेड़ों, आत्मसमर्पण नीतियों और विकास आधारित हस्तक्षेपों के आधार पर किया गया था। लेकिन 13 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मारी गई माओवादी नेता रूपी उर्फ रंगा बोइना भाग्या की अंतिम यात्रा बताती है कि भले ही संगठनात्मक रूप से माओवाद कमजोर पड़ा हो, लेकिन उसकी वैचारिक और भावनात्मक पकड़ समाज के कुछ हिस्सों में अब भी बनी हुई है। 13 अप्रैल को कांकेर के छोटे बेठिया में मारी गई रूपी उर्फ रंगा बोइना भाग्या की अंतिम यात्रा जब उसके गृह नगर में निकाली गई तो उसे इस तरह विदा किया गया मानो उसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। विजय रेड्डी, जिसका डेड बॉडी मानपुर मोहल्ला जिला में बरामद की गई, उसकी पत्नी एसीएम रूपी है और आखिरी तेलुगु कैडर जो बस्तर संभाग में जो सक्रिय थे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस महीने की 13 तारीख को जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने माओवादी नेता रूपी को एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया तो उसके साथ एक और दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ में बची अंतिम तेलुगु माओवादी नेता थी। पुलिस के दावे को सही माने तो आज से लगभग 45 साल पहले 2 नवंबर 1980 को गढ़चिरौली के मोइबीन पेट में मारे गए नक्सली नेता पेड्डी शंकर पीपल्स वॉर ग्रुप यानी आज के सीपीआई माओवादी का पहला तेलुगु नक्सली था जो मारा गया था और रूपी 13 अप्रैल 2026 को मारी गई अंतिम तेलुगु नक्सली। शासन तथा पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल की ओर से लगातार शेष कुछ बचे हुए माओवादी कैडर जो हिंसा के रास्ते में चल रहे थे उनसे भी अपील की गई वो समय रहते हुए हिंसा के मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना बेहतर होगा। इस अपील को सुनते हुए हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर पुनर्वास किया गया। लेकिन उत्तर बस्तर डिवीजन में एसीएम रूपी एवं अन्य कुछ माओवादी कैडर द्वारा लगातार हिंसा के रास्ते में चल रहे थे। आज दिनांक 13 अप्रैल को जिला कांकेर में छोटे बेटिया एवं प्रतापपुर की सीमावर्ती इलाके में मासपल्ली एवं खिड़ूर जंगल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में एसीएम रूपी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आसपास घटनास्थल से 9mm पिस्टल एवं अन्य सामग्री भी बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में DKSC मेंबर विजय रेड्डी, जिसका डेड बॉडी मानपुर मोहल्ला जिला में बरामद की गई, उसकी पत्नी एसीएम रूपी है और आखिरी तेलुगु कैडर जो बस्तर संभाग में जो सक्रिय थे वो एसीएम रूपी थे। आज की मुठभेड़ के पश्चात उनके डेड बॉडी रिकवर की गई है। पुनः एक बार बस्तर पुलिस की ओर से, शासन की ओर से और अन्य सुरक्षा बल की ओर से शेष कुछ माओवादी कैडर अभी भी जैसे बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न इलाका में जो काफ़ी कम संख्या में गिने चुने जो सिंगल डिजिट की संख्या में है उनसे भी हमारा अपील है समय रहते हुए वो मुख्यधारा में शामिल हो जाना उचित और बेहतर होगा। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के मिरीडोड्डी मंडल के धर्माराम गांव में पैदा हुई रूपी ने 2002 में नक्सली संगठन से जुड़ी थी। मेढक जिले में कुछ समय तक काम करने के बाद रूपी को राजनांदगांव के इलाके में भेजा गया। मानपुर मोहल्ला में सक्रियता के दौरान 2007 में उसने संगठन के भीतर की सुगुलुरी चिन्नन्ना उर्फ विजय रेड्डी से शादी की थी। बाद में जब वह बीमार रहने लगी और एक पैर से चलना मुश्किल होने लगा तो उसे परतापुर इलाके में नक्सल संगठन का काम करने के लिए भेज दिया गया। दूसरी ओर सुगुलूरी चिन्नन्ना मानपुर डिविजनल कमेटी सदस्य, फिर डिवीजन सचिव और उसके बाद दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी के सदस्य बनने के बाद संगठन में एक बड़ा नाम हो गया था। पिछले साल अगस्त 2025 में पुलिस ने सुगुलूरी चिन्नन्ना के एक मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया तो कहा जाता है कि आत्मसमर्पण की तैयारी कर रही रूपी ने फैसला बदल लिया और अंतिम सांस तक लड़ने की बात कही। जाहिर है सुरक्षा बलों की बार बार की चेतावनी के बाद भी जब वह नहीं मानी तो अंततः उसका हश्र वही हुआ जो रूपी के पति का हुआ था। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए जो रूपी की अंतिम यात्रा का है। तेलंगाना के उसके गांव में जिस तरह से उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई वह किसी को भी चौंका सकती है। हिडमा के गीत के साथ निकली ये यात्रा कई सवाल खड़े करती है। हमारे हक की जंग है हिडमा, दिल की बस्ती में है हिडमा, हमारा झंडा तू ही हिडमा, हमारी हिम्मत तू ही हिडमा।
जरा हिडमा तोड़ूंगी फसल है रे तोड़ूंगी राह है रे సంసార వ్యవస్థ కోరుకున్న బట్టలెడుతా ఆ సంకురాత్రి పండు వచ్చేనే నా సిట్టి తల్లి ముక్కులేసి పోతవా బిడ్డ అందరాతో కలిసి अब सवाल ये है कि जब ऐसे व्यक्ति को, जिसे राज्य वांछित उग्रवादी मानता है, उसके अपने गांव में शहीद की तरह विदाई दी जाती है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। रूपी की अंतिम यात्रा में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी, जिस प्रकार नारों और भावनाओं का प्रदर्शन हुआ, वह यह दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर उसकी छवि किस तरह गढ़ी गई होगी। इसे थोड़ा गहरे में उतर कर देखें तो पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक विकास की कमी, प्रशासनिक उपेक्षा और सामाजिक असमानता रही, वहां माओवादी संगठन खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। वह स्थानीय मुद्दों, जमीन, वन अधिकार, शोषण को उठाकर लोगों के बीच अपनी वैधता स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप जब ऐसे संगठन का कोई सदस्य मारा जाता है तो उसे केवल एक उग्रवादी के रूप में नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले के रूप में स्थापित करने की कोशिश होती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों का इतिहास इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक इन क्षेत्रों में माओवादी आंदोलन का गहरा प्रभाव रहा है। पीपल्स वॉर ग्रुप, जो बाद में सीपीआई माओइस्ट बना, उस संगठन ने यहाँ व्यापक नेटवर्क खड़ा किया। पेड्डी शंकर जैसे शुरुआती नेताओं से लेकर रूपी जैसे बाद के कैडरों तक ये एक लंबी परंपरा रही है। रूपी की अंतिम यात्रा में दिखा जन समर्थन इसी सांस्कृतिक और वैचारिक विरासत का परिणाम है। ये समर्थन केवल माओवादी विचारधारा के प्रति निष्ठा का संकेत नहीं है, बल्कि राज्य के प्रति अविश्वास का भी प्रतीक है। इसके अलावा इस महिमा मंडन का एक राजनीतिक और भावनात्मक पहलू भी है। कई बार स्थानीय स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को शहीद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि आंदोलन की स्मृति जीवित रहे और नए लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। ये प्रक्रिया केवल स्वतः स्फूर्त नहीं होती, बल्कि कई बार संगठित रूप से चलाई जाती है, गीतों, नारों, पोस्टरों और अंतिम यात्राओं के माध्यम से। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि माओवादी आंदोलन केवल बंदूक की ताकत से नहीं चलता, बल्कि नैरेटिव की ताकत से भी चलता है। जब किसी माओवादी को जननायक या जननायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह कथा समाज के भीतर गहराई तक जाती है और राज्य के खिलाफ एक वैकल्पिक विमर्श तैयार करती है। रूपी की अंतिम यात्रा इस बात का प्रतीक है कि जमीन पर स्थिति अभी भी जटिल है। एक ओर राज्य ये दावा करता है कि माओवादी नेटवर्क टूट चुका है, वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ हिस्सों में उनके प्रति सहानुभूति और समर्थन बना हुआ है। ये द्वंद्व ही इस पूरे मुद्दे को और अधिक गंभीर बना देता है। कहा जा सकता है कि माओवाद का संगठनात्मक अंत और उसका वैचारिक अंत दो अलग अलग चीजें हैं। सुरक्षा बलों की सफलता से पहला संभव हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए व्यापक सामाजिक सुधार, विश्वास निर्माण और न्यायपूर्ण विकास की आवश्यकता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।